जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस का टेस्ट नंबर 14। क्या भाई, टेस्ट नंबर 14 13 तक आप लोग देखे होंगे। 13 प्रॉपर जैसे यूपी पुलिस में हूबहू पेपर आते हैं वैसे हमने कोशिश किया है कि भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को बेहतर बना सकें। तो डेली जो है आप कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे साथ देखेंगे। तो टेस्ट पेपर नंबर 14 जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाएं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई हूबहू पेपर नंबर, बार बार कह रहे हैं 14। आपको पता है डेली शाम को 7 बजे क्लास किसकी होती? मैथ्स की होती। शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है जो कि आप अलग अलग एग्जाम को इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, जैसे अभी तो फिलहाल हम यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी पुलिस का मॉडल पेपर यानी टेक्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा भी आपको चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों या सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, उसके लिए जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है या जिस भी टॉपिक में डाउट है तो आप जाएंगे स्टडी 91 के चैनल पे और वहाँ प्लेलिस्ट में डालेंगे शिवानंद सर, मैथ्स बाई शिवानंद सर डालेंगे तो सारे टॉपिक आ जाएंगे। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक में डाउट है, आप बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब भी एग्जाम्स होते हैं हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है मॉडल पेपर या टेक्स्ट पेपर आपके साथ जो है डिस्कस करें, ठीक है। और बाकी सुबह जो है 10 बजे क्लास होती है किसकी? सामान्य अध्ययन की। रीजनिंग की क्लास भाई 12 बजे होती है और शाम को 8 बजे यानी 8 बजे नितिन सर की हिंदी क्लास होती है। ये सारी चीजें आपको पता है पहले से। फिलहाल चलिए हम लोग तैयार होते हैं किसके लिए? यानी टेस्ट सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू यूपी पुलिस एग्जाम, यानी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा लेवल यूपी पुलिस में रहता है वैसे लेवल के क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। देखो क्या करा, यदि 5 मजदूर किसी फसल को 9 दिनों में काटते हैं तो 4 मजदूर उसी फसल को। इतना आसान क्वेश्चन कहोगे सर ये तो आप कितनी बार टाइम एंड वर्क में डिस्कस कर चुके हैं। और आपने बताया था ये भी कि सर अगर ग्रुप में कोई वर्क करेंगे तो M1 D1 T1 E1 ना, और अपॉन W1 एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बताया था, W1 अपॉन R1 इक्वल टू क्या होता है? M2 D2 T2 E2 सब जो है यहाँ W2 और R2। और ये भी आपको बताया था M का मतलब आदमी व्यक्ति, D का मतलब डेज, T का मतलब टाइम, E का मतलब उस कार्य को करने के लिए कार्य क्षमता इफिशियंसी, और W का मतलब वर्क, R का मतलब रेट मनी। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखोगे अगर कभी भी जो है ग्रुप में कोई वर्क करेंगे तो जो फॉर्मूला चाहिए रिलेट करोगे। जैसे इसमें आपको क्या दिया गया है? मजदूर किसी 9 दिनों में यानी आदमी और दिन की बात की जा रही तो फॉर्मूला क्या पिक करोगे भैया? M1 D1 इक्वल टू M2 D2 कहोगे। हाँ सर इतना आसान क्वेश्चन है सर। M1 5 मजदूर यानी 9 दिनों में। अच्छा ठीक है, तो 4 मजदूर कितने दिनों में? हमें पूरी उम्मीद है किसी को इसमें डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे सर हाँ बिल्कुल वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो देखते ही सॉल्व कर लेंगे। 9 × 45 डिवाइड बाई 4 दिन। अब दिन को जैसा दिया वैसे, तो 4 × 4 4 × 4 यानी 1/4 दिन, यानी 11 सही 1/4 दिन। यानी बिल्कुल सभी का आंसर हमें पूरी उम्मीद है किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। जिन्होंने एक बार भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन उनको कंफर्म पता होगा कि कैसे ग्रुप में करते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग है। इससे टफ भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। और भी जिनको क्वेश्चन डाउट टफ वाले और जो है कॉन्सेप्ट समझना है तो हमने क्या कहा भाई आप जाओगे मैथ्स बाई शिवानंद सर डालोगे या टाइम एंड वर्क बाई शिवानंद सर, बिल्कुल सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपको पढ़ना पड़ सकते हो। कहोगे यस सर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, वाह, परसेंटेज का इतना आसान, जल्दी से आप बताएंगे क्या होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। कहोगे सर कुछ नहीं, x प्लस x का 30% बराबर 900, तो x का मान। अरे सर इतना आसान, ठीक है। तो क्या कहेंगे सर x प्लस x का 30%, का मतलब इंटू 30% ना, तो इंटू तो x का देखो ऐसे कर दे तो x का यानी 30, का मतलब इंटू 30% का मतलब बाई 100, ये कर देंगे। और इसका मान क्या हो जाएगा सर? 900 हो जाएगा। बस हमें लगता है किसी को डाउट नहीं होगा। ये 3x/10 हुआ तो इसके नीचे 1 यानी कितना हो जाएगा भैया? 10 एलसीएम लोगे 10x प्लस x बाई कितना? 10x प्लस 3x बाई कितना? 10 इक्वल टू कितना? 900। बताओ कोई डाउट है भाई? यहाँ एक दफा 10 एलसीएम हुआ तो 10x हुआ प्लस 3x हुआ बाई 10 तो है ही है। यहाँ कितना हुआ भाई? 10 और 3 13x बराबर कितना? 10 इधर आएगा मल्टीप्लाई 9000। कहोगे हाँ सर 1 0 और बढ़ जाएगा तो x इक्वल टू कितना हुआ सर? 9000/13। ये तो बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है सर, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। x में x का कितना? x में x का 30% जोड़ो यानी 3x/10 हुआ तो 3x/10 में x जोड़ो
कहोगे सर 13x/10 हुआ, तो x का मान निकाल लोगे। बताओ किसी को कन्फ्यूजन है? नो सर, नहीं कन्फ्यूजन। एक बार जरूर लाइक करिए और फिर जो है और लोगों से बोल दीजिए भाई मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी। मैथ्स का मतलब हुआ कि यानी यूपी पुलिस का एग्जाम जो भी दे रहे हैं और एसएससी जीडी का दे रहे हैं, दोनों के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम होने के बाद आप जो कहोगे वो डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया सर एएलपी का बैच मतलब प्रैक्टिस कराई। बिल्कुल कराएंगे भाई। अभी जो है यूपी पुलिस का एग्जाम भाई हो जाए, कितने दिन बचे ही हैं, उसके बाद जो है एएलपी का की प्रिपरेशन कराते हैं भाई। तो एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 3/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? वाह, आपको पता अगर टाइम सेकंड निकालना है तो डिस्टेंस किस में होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए मीटर में। चलो इसने थोड़ा सा ध्यान दिया देने वाली बात है। सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि वह गति चल रही थी इतना दूरी, एक रेलगाड़ी इतना गति चल रही है, तो वह इतने सेकंड में कितनी दूरी देगा? अरे भैया ये तो कोई ऑब्जर्वर भी नहीं, डायरेक्टली कह रहा है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है और चाल दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, यानी निकालने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। 54 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भैया वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। 3/5 किलोमीटर की दूरी है ना, 3/5 किलोमीटर इंटू टाइम, ये ना 3/5 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरी 3/5 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 7 2 × 600 मीटर। आप बोल सकते हो भैया 3/5 किलोमीटर को 600 मीटर। तो जो निकालना है ना, जो निकालना है वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। जैसे ये फॉर्मूला होता है, हमें समय निकालना है सेकंड में, तो टाइम का फॉर्मूला इससे क्या बन जाता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कहोगे हाँ सर। दूरी कितना? सर 3/5 किलोमीटर का मतलब 3/5 मीटर। स्पीड कितना? 54 किलोमीटर, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर पर सेकंड। अभी तो लिखे थे ना? कहो हाँ सर। तो भैया समय बराबर दूरी बटा चाल, सॉल्व कर ली, जो आएगा 18 × 3 = 54 ना, यहाँ 15 15 × 4 = 60, कितना आ गया सर? 40 सेकेंड्स, यानी 40 सेकेंड्स। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताओ कोई डाउट है? तो चाल समय दूरी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि आपको दूरी दिया है और चाल दिया है, निकालना समय, बस ये समझ में आना चाहिए। चाल समय दूरी में आपको बताए थे कि जब आपको समय सेकंड में चाहिए तब आप दूरी को, डिस्टेंस को मीटर में रखोगे और चाल को मीटर पर सेकंड में रखोगे, तभी तो मीटर मीटर कटेगा, सेकंड में आएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते देश 66, 75, 130 का लघुत्तम समापवर्तक। याद करिए भाई, ये चैप्टर हमने 2-3 बार डिस्कस किया। तो लघुत्तम समापवर्तन यानी एलसीएम किसका भैया? 66 का, 75 का, यस, और 130 का। तो हमने आपको एलसीएम में क्या बताया था? फैक्टर मेथड से बताया था। जब थोड़ा सा लेंदी हो, आसान हो तो सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल, लेकिन टफ हो तो क्या करोगे? इसका फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, यानी इसको करोगे 66 का 11 छक्का 66, यानी 2 × 6 × 11, इसका फैक्टर होगा। कहोगे हाँ सर। बताओ इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। 75 का मतलब 25 × 75, यानी 3 × 25, यानी 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। हाँ सर। 130 का मतलब 13 × 10, तो 10 का मतलब 2 × 5 × 13, ये हुआ ना। यानी जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ब्रेक करके क्या करो? जैसे 13 × 10 कर दिया, 10 भी 2 × 5 में गुणा होगा, यानी 2 × 5 × 13 ही 130 का गुणनखंड होगा। कहोगे हाँ सर। सर एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का मतलब जितने नंबर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, यानी सभी जो है प्राइम नंबर का अधिकतम पावर को गुणा करना, सभी, कॉमन नहीं। भाई 2 की बात करें, जैसे 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 की अधिकतम पावर 1 है तो 2 ही रहेगा। 3 करें, 3 यहाँ है और तो कहीं नहीं, 3 भी शामिल करना है, लेकिन अधिकतम पावर को अगर किसी में हो। 11 है यहाँ, नहीं है भाई, 3 कट कर दो। तो 11 है, नहीं है भाई, तो 11 लिख दो। और क्या है? यानी यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर, और 5 का मतलब 5 का स्क्वायर होगा। हाँ सर। और क्या है? 13 है, यानी इतना इसका एलसीएम है। गुणा ही कर दो, गुणा ही कर दो आंसर। कहोगे देखो यहाँ से 25 हुआ ना, यहाँ 25 × 150, 150 ही हो गया, इंटू कितना? 13 × इतना, यानी 13 × 11 का मतलब 12 का स्क्वायर माइनस है, यानी 143। तो 143 150 का गुणा कर दोगे, 1 0 लास्ट में होगा ना। 15 × 45 होगा 4, और 15 × 4 = 60, 4 64, 4 हासिल 6, 15 × 1 15 और 6 कितना? 21। 21450 कहीं है? हाँ सर 21450, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब फैक्टर करोगे और सब में से, यानी अगर 2 है, सब में हो या ना हो, सबकी जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके फैक्टर, उसकी अधिकतम पावर, अगर ना हो तो वैसे लिख दो, अगर हो तो उसकी अधिकतम पावर और किसी में हो, आपस में गुणा कर दोगे, एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। आपको हमने इसको लासा मासा में डिस्कस किया था भाई, इसको बताओ।
कहोगे सर ये भी बहुत आसान है, क्या दिक्कत है? तो भाई किसी राशि का 12 वर्ष के बाद 5 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन सबसे आसान क्वेश्चन भाई। ये मतलब कितनी बार अगर फॉर्मूले से करोगे तो भी इजी होगा। हमने पढ़ा था भाई मूलधन इक्वल टू ब्याज इक्वल टू PRT/100, यानी प्रिंसिपल इंटू दर, मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। यहाँ से डायरेक्टली मूलधन P का फॉर्मूला क्या होता है सर? ब्याज गुणे 100 ना, और अपॉन कितना हुआ R और T, यानी रेट इंटू टाइम। बताओ इसमें कोई डाउट है? यानी अगर आपको ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो, रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, ये सब के लिए बेसिक फॉर्मूला, और आपको लॉजिकल तरीके से भी बताए थे। फॉर्मूला तो ये हो गया, यानी ये आसान फॉर्मूले से भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मूलधन बराबर भाई आपको साधारण ब्याज 408 दिया है, 408 गुणे 100, कहोगे हाँ सर, अपॉन रेट कितना दिया भैया? रेट 5 × 15 = 2 17/3 ना, कहोगे हाँ सर, और समय कितना दिया? 12 वर्ष, बस, या 3 चौक 12 हुआ, कहोगे हाँ सर। 17 दूनाई 34, 6 17 चौका 68 और 4 छक 24, कहोगे वाह सर, कितना हुआ भैया? 600 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? तो 600 इसका क्या हो गया, यहाँ सॉल्व कर दोगे तो 600 रुपये इसका मूलधन हो गया ना। सही लगा रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही है, यानी 600। किसी को डाउट है? यस या नो जल्दी से बताएंगे भाई। कोई डाउट नहीं सर, ये तो बिल्कुल आसान फॉर्मूले में था। क्या और कोई तरीका है? हाँ भाई और तरीका भी है भाई। एक साल में 5 सही 2/3% ब्याज है, ध्यान से पढ़िए समझिएगा। एक साल में 5 सही 2/3% ब्याज है, तो भैया 12 साल में कितना ब्याज होगा? ब्याज का फॉर्मूला R और T % होता है। R का मतलब 17/3, और एक साल में 12 साल में तो 3 चौक 12, 17 चौका 68, यानी 68% ब्याज होगा। मतलब मनी अगर 100 होगा तो उसका 68% ब्याज होगा। तो 68% ब्याज होगा भैया। ब्याज दिया है 408, तो आपको चाहिए मूलधन कितना? 100 की वैल्यू, ये आपको बताए थे ना। RT अगर रेट और टाइम दिया है तो मल्टीप्लाई करो। एक साल में कितना? 5 सही 2/3, तो भैया 12 साल में 68% ब्याज, यानी 100 मूलधन होगा, 68% ब्याज होगा। तो ब्याज दिया है 68 की वैल्यू दिया, 100 निकालो, देखो तब भी हुआ। तो 6 8 48, 6 6 36 यानी 6, तो 600 रुपये। 600 रुपये आपका मूलधन, एक लाइन में। ये भी तो बेसिक से भी, ट्रिक से भी परसेंटेज वाला लगा लोगे और ऐसे भी कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इसको बताओ, ध्यान से आप बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में इतना, दूसरे वर्ष को इतना हो जाती, तो वह धनराशि क्या है? एक साल में इतना। इसमें तो भैया आपको हमने एक फॉर्मूला याद करिए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस किया था, 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। क्या? पहला देखिए, ये बताया था कि कोई धनराशि अमाउंट हो गई 1 वर्ष में, वही धनराशि 2 वर्ष में अमाउंट हो गई, यानी डबल टाइम। कोई धनराशि 2 वर्ष में अमाउंट हो गई, वही 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में, 4 वर्ष में 8, यानी दुगुना समय, 2 गुना डबल टाइम। ध्यान देगा, 2 गुना समय, यानी 2 वर्ष में है तो 4, 4 है तो 8, 5 है तो 10। तो अगर कोई धनराशि किसी ब्याज की दर से दोगुना समय में, यानी दोगुना समय में अमाउंट हो रहा है, तो हमेशा मूलधन का फॉर्मूला पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा वाला होता है। याद करिए, पहले ही हमने इस पे क्वेश्चंस भी कराए हैं चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की वाले में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, जो बहुत बार बताया है, कि कोई मूलधन अगर अमाउंट हो रहा कॉन्सिक्यूटिव ईयर में, यानी 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 में, 5 में, यानी क्रमागत वर्षों में अगर कोई हो रहा है अमाउंट, तो चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका हमने बताया था, यानी साधारण वार्षिक ब्याज दर का तरीका, यानी ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखोगे? हमने कहा था भाई दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा। और क्यों माना जाएगा आपको हमने स्लैब मेथड, यानी जो पास्कल वाला मेथड है उसमें बताया था। जिसको डाउट होगा बिल्कुल आप जाओ भाई चक्रवृद्धि ब्याज बाई शिवानंद सर, CI बाई डालोगे तो उसमें ये सब अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल एक लाइन का आंसर हुआ कि नहीं भाई? मूलधन क्या है? पहले वर्ष के में 650 हुई और दूसरे के वर्ष के अंत में इतना हुई। तो आप क्या करोगे? पहले वर्ष के अंत में 650 हुई तो पहले वर्ष के अंत वाला स्क्वायर कर दो, तो पहले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट। अगर याद हो, हाँ सर याद है, फॉर्मूला यही तो था। 1 वर्ष में 2 वर्ष में पहले अमाउंट का स्क्वायर दूसरा अमाउंट डिवाइड कर दोगे, बिल्कुल सही भाई। तो 13 5 65 ये हुआ, और भाई देखो ये भी जो 26 का स्क्वायर है, तो 13 5 65 ये हुआ, और 13 देखो 13 5 65 2, 13 दूना 26, फिर 13 5 65 ये, फिर 13 चौका 52 ये, 2500/4 का मतलब कितना हुआ? 4 6 24, यानी 625 मूलधन आपका हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
तो ये अगर फॉर्मूला पता होगा तो कोई दिमाग में ध्यान नहीं देना होगा। और यही फिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, डबल टाइम वाले आते हैं, या कॉन्स्टिट्यूटिव वीवर वाले चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर निकालने का आते हैं। और बाकी आप लोगों को ब्याज अमाउंट अंतर सब पता ही है। इसको बताओ, ध्यान से पढ़िए भाई। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अरे वाह, कितनी बार आप बता चुके। जब भी हमने बताया था क्षेत्रफल की बात करें, प्रोडक्ट की बात करेगा, जो रेशियो होता है हमेशा लेट करना होता है। यानी आयत की लंबाई लेट करोगे 1x और चौड़ाई कितना 2x, यानी x लंबाई का पार्ट होगा, चौड़ाई मतलब पार्ट होगा, उसी का 1 पार्ट ये, उसी का 2 पार्ट ये। तो अगर आप आयत की बात करो, सबको पता भाई आयत का यहाँ ये लंबाई हुआ, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई हुआ, ये भी चौड़ाई हुआ ना, और इसका ये डायगोनल हुआ। इसका परिमाप होता है क्या, सबको पता, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई ना, और इसका डायगोनल ये d क्या होता है, तो डायगोनल d का स्क्वायर लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको क्लियर है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान दिया, क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी x इंटू 2x लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, जो कि 288 है। बिल्कुल सही है। देखो 2 से 144, यानी यहां से भाई x स्क्वायर इक्वल टू 144, भैया x इक्वल टू कितना हुआ, अंडर रूट 144। और 144 सब बच्चे को पता है 12 होता है, 144 का अंडर रूट पता है ना, तो x की वैल्यू 12। तो इसका मतलब तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 12, तो 12 दुनाई कितना हुआ भैया 24, 24 मीटर में है, हाँ मीटर में लंबाई। अगर आपको लंबाई ज्ञात, चौड़ाई दिया भैया, लंबाई लंबाई ये दिया है यानी 12 मीटर, लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है, तो ठीक है 12 मीटर, कोई बात नहीं। लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो लंबाई कम वाला निकाल लेंगे। चौड़ाई पूछा जाएगा तो 24 हो जाएगा, लंबाई पूछा जाएगा तो 12 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है। चलो इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए आपको बिल्कुल आज क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना, टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है कि जो है सर कमेंट ले रहे हैं जो भी है, नहीं, आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। डाउट है बी विद यू, हम आपके साथ हैं। रोहन था गोपाल की आय का अनुपात था खर्च का अनुपात इतना, प्रत्येक इतना बचाता है। वाह बहुत अच्छी बात है। तो आपको कह रहा है उसकी आय का अंतर। याद करो आपको हमने क्या बताया था भाई, किसी की आय इक्वल टू इनकम इक्वल टू क्या होगा उसका भैया खर्च, यानी व्यय और प्लस उसके बचत। यानी आपको बताया था जो इनकम इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग होगा ना, समझ में आया। अच्छा ये भी बोल सकते भाई बचत बराबर क्या होगा, आय में से व्यय जाएगा, व्यय बराबर क्या होगा, आय में से बचत जाएगा। ये क्लियर है ना, कहोगे यस बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ये जब आय और व्यय 2 अनुपात दिए होते हैं, उनमें डिफरेंस यानी प्रत्येक कितना बचाता है, यानी रेशियो किसका दिया है, आय का दिया, खर्च का दिया है। तो हमें पता है अगर आय में से हम बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा, या खर्च में हम बचत जोड़ेंगे तो आय आएगा। कहोगे हाँ सर। तो सबसे आसान पूछा क्या, जरा उनकी आय का अंतर, आय पूछा जा रहा। अगर आप बेसिक से इक्वेशन बनाते हो तो ये है भाई, आप रोहन की आय 7x मान लो, कुल आय का 7x पास, और आपके गोपाल की आय मान लो भैया 5x मान लो। कहोगे हाँ सर। 12,000 ये भी बचत करते हैं और 12,000 रुपए ये भी बचत करते हैं। कहोगे हाँ सर। और इक्वल टू कितना हुआ उनका खर्च, कितना 5:3। मतलब 2 रेशियो जब दिया होगा, हमने आय मान लिया तो आय में से अगर बचत घटाओगे खर्च आएगा नहीं, तो आय हमने वैल्यू मान लिया, तो आय की वैल्यू में से अगर सेविंग घटाओगे तो खर्च का अनुपातिक मान बचेगा। हाँ सर। यहाँ से x निकाल लो तो आय और व्यय का अंतर निकाल लोगे। एक तरीका बेसिक था इक्वेशन सॉल्व करने का, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दोगे। कहोगे हाँ सर। क्या यही तरीका है, नहीं भाई। उसकी आय कितना है 7:5 और आपको बताया था, और उसका खर्च कितना 5:3। ये इनकम है और भैया ये एक्सपेंडिचर है। हमने आपको ये बताया था अगर दोनों बराबर बचत करते हैं तो ये इसके लिए ट्रिक है, अगर बराबर बचत करते हैं तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है। क्या ट्रिक थी भाई, और आप लोग पढ़े थे, और 2 कंडीशंस होती थी, जैसे ये आय में से खर्च, ये पता है ना, यानी आय में से खर्च, तो आय में से खर्च का जो अंतर होता है, तो इनका अंतर 7 आय है 5 खर्च है, यानी 2 बचाता है, और गोपाल जी की 5 आय है 3 खर्च है 2 बचाता है। यानी अगर इनका रेशियो का डिफरेंस सेम है, 2 केस हो गए, डिफरेंस सेम हो गया, नहीं सेम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझिए। अगर रेशियो का डिफरेंस ये सेम है, उसी ऑर्डर में यानी कम के ऑर्डर में है, तो 2 ये कम हुआ 2 ये कम हुआ, मतलब आय में से बचत कम हुआ तो खर्च हुआ। तो जो 2 कम हुआ तो 2 रेशियो की वैल्यू 12,000 मानोगे। कहोगे हाँ सर। तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 6,000 ना, 2 छक 12 नहीं 6,000, सबके लिए सही होगा भाई। यानी अगर आप रोहन की बात करेंगे तो रोहन साहब की आय 7:1, अगर आप गोपाल की बात करें गोपाल की 5, लेकिन रोहन और गोपाल का अंतर की बात करें 2 रेशियो की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 6,000 2 की वैल्यू 12,000, ये डायरेक्टली देने 2 की वैल्यू 12,000, 2 निकालना तो 12,000 डायरेक्ट आ गया।
यानी उसका मान भी नहीं निकालना था, ये भी ध्यान दो। देखो यहां से सॉल्व करोगे तो भी आएगा कि, और अगर हमें एक की वैल्यू 6000 रोहन की बात करें, 6 सते 42,000, यानी 6 सते 42,000 आपके रोहन साहब की आय है, 6 पंचे 30,000, 30,000 आपके गोपाल साहब की आय है मंथली। तो अंतर देखो तब भी 12 आया कि नहीं है। ये इसके लिए भी सही है कि यानी बचत निकालना तो भी सही है, यानी अगर आय का अनुपात दिया, बचत दिया, खर्च का अनुपात दिया, बचत बराबर कर रहे हैं, तो एक बार देखो आय और व्यय का अंतर सेम है। अगर सेम है भैया, 2 रेशियो की वैल्यू वही है बचत के बराबर, तो 1 की वैल्यू सबके लिए रेशियो में सही होगा। ये आसानी से सॉल्व कर लोगे, कहोगे वाह सर वेरी गुड, बहुत आसानी से हमने बता भी दिया। इसको बताओ, ये तो सब सॉल्व कर लेंगे, इसमें हमें पूरी उम्मीद है, किसी को डाउट नहीं है। 22 गुणे 2 इतना, अरे वाह इतना अच्छा क्वेश्चन। देखो आप 02 है ना, 22 गुना 44 हुआ, और 2 डेसिमल यहाँ कोई नहीं, यानी 0.4 इतना, और प्लस कितना कहोगे यहाँ 4 और 1, यहाँ 5 हुआ, और 4 और 0, यहाँ 4 हुआ, क्या 0 नहीं, 0.45, क्या कहीं है, नहीं है भाई। तो क्या इसका कुछ मतलब निकाला जाए? हमें ऐसा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ, सही तो है यार, 22 गुना 44, कुछ और दिया होगा, इसका मतलब गलती से कुछ वैल्यू मिसिंग है, 4 5 तो है ही नहीं है। बताओ कुछ है? नहीं। सबसे उपयुक्त विकल्प भैया 0.45 है, तो विकल्प है तो 0.45 तो हम क्या बोल दें भैया, विकल्प सबसे अच्छा सबसे अगर मान लो विकल्प नियरेस्ट करेंगे तो बहुत कम हो जाए, यही बोल सकते हैं सबसे। इन दोनों में अगर मान लो अगर हमें गलती से भी दे दिया हो और हमें गलत चुनना हो तो यही करेंगे, क्योंकि वो तो आंसर आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन कुछ ही रहा है। कोई बात नहीं, ये तो आसान था। इसको 1/4 या 1/7 की योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाएगी, तीनों भिन्न का औसत इतना हो जाए। गजब क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये कह रहा है कि 1/4 और 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीनों भिन्न का औसत 1/21 हो जाए। यानी पहली भिन्न प्लस दूसरी भिन्न, मतलब A/B प्लस B/C प्लस C/D। नहीं, A/B दोनों सेम मान रहे हैं, कोई बात नहीं। तीनों भिन्न का औसत ये हो, तो तीनों भिन्न का पहली बात आप बताओ सम क्या होगा। एक चीज ध्यान दो, तीनों भिन्न का औसत ये है, औसत 1/21 है, तो योगफल यानी योग क्या होगा, योग का मतलब औसत इंटू नंबर। 3 भिन्न का योग औसत 121 है, तो योग कितना, 3 × 21, 1/7। हमें ये पता होगा तीनों भिन्न का योगफल 1/7 होगा, ठीक है। अब कह रहा कि 1/4 और 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए। ध्यान दीजिएगा कि तीनों का औसत जो है, तीनों का औसत इतना हो जाए, तो तीनों का औसत इतना है, तो पहले और दोनों में से 1/4 पहला, दूसरा 1/7, इसके योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए, x भिन्न घटाई जाए कि इनका औसत तीनों का 1/21 यानी 1/7 हो जाए। याद करो, यही तो कह रहा है ना, पहली भिन्न दूसरी भिन्न का योग, उसमें तीसरी भिन्न घटा दो तो औसत इतना। औसत का मतलब इनका ये हो जाए ना, सम ये हो जाए। बताओ कोई डाउट है? या आप इनको तीनों को बाई 3 कर देते और फिर यहां मल्टीप्लाई करते, बात तो वही है ना, कट जाता। कहोगे हाँ सर, सॉल्व कर लीजिए भाई। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, ये इधर आ जाएगा, ये 1/7 इधर जाएगा, तो 1/7 कैंसिल हो जाएगा, x इधर जाएगा, डायरेक्टली 1/4 इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो गया भाई, इतना इजी, घटाना भी नहीं था। देखो जैसे ये -1/7 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, 1/7 आएगा प्लस का और माइनस कैंसिल, 1/4 ही तो बचेगा, x की वैल्यू 1/4 घटा देंगे आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल आसान था, एक बस थोड़ा समझना था हमें बस। तो आपको कंफर्म है भाई, यहाँ तक हमने क्वेश्चन यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, सब आसान क्वेश्चन, बिल्कुल पैनिक नहीं होना भाई। जो भी यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं वो नहीं समझे कि बहुत टफ आएगा। बस आप एक बार सारे मतलब जो चैप्टर उसमें लिखे गए, आपको जो बताया गया था, वो चैप्टर का बेसिक अगर पता हो जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। और आपको कंफर्म है भाई, अगर पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, सॉल्व तो करना ही करना, पढ़ना है पेपर, मतलब मॉडल पेपर भी पढ़ना, सब कुछ करना, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, तो अगर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये ध्यान दीजिएगा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूजन रहने का मतलब आप अपने आप को सही से असेसमेंट नहीं कर पाओगे। तो अपने आप को अच्छे से यानी बेहतर तरीके से असेसमेंट करने के लिए भाई आप जरूर टेस्ट दीजिए। और टेस्ट कहाँ से देंगे, और हम आपके लिए लाए हैं www.study91pro.com पर आप जाएंगे और बिल्कुल आप टेस्ट दे सकते हैं। कहोगे यस सर, वेरी गुड।
चलिए अगला, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, याद करो आपको क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6। कभी भी क्रमागत संख्याएं सम क्रमागत, विषम क्रमागत या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन औसत आपको बताए थे, इनका जो औसत होता है हमने बताया था हमेशा मध्य वाली संख्या होती है, मिडिल नंबर, या दूसरा क्या बताया था, पहली और दूसरी लास्ट वाले को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 6 संख्याओं का औसत 30 है, 6 संख्याओं का औसत 30 है, उसमें तो द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज 30 है। ये कुछ डाउट है भाई, ये डाउट ये है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है। कभी भी क्रमागत संख्याओं का औसत जो है, जो 30 होगा ना, तो डेसिमल्स में आता है, ये गलत है, या इवन होगा या ऑड होगा। मुझे ऐसा लगता है ये विषम, 6 क्रमागत विषम, यहाँ विषम लिखो भैया, हमें जहां तक ये है। तो इसमें से क्योंकि कुछ ना कुछ डाउट है भाई, तो विषम लिखो तभी सही आएगा, क्योंकि हो तो गलती हो जाएगी। तीसरी चौथी के मध्य में 30 होगा, तो अगर विषम होगा तभी पॉसिबल है। 30 किसके मध्य में आएगा, यानी यहाँ पे बोलोगे 29 और 31 के मध्य में 30 होगा, तो ये 31 होगा और ये कितना होगा, 33 होगा, और ये कितना होगा, ये 35 होगा। एक तो ये हो जाएगा, बताओगे हाँ सर सही है। एक तो लेकिन 35 में ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो भैया 6 क्रमागत संख्याओं और 6 क्रमागत संख्याओं की एक थोड़ा डाउट हो गया, देखो ध्यान समझिएगा। हम ट्रिक बता, ट्रिक अगर दोनों के मध्य में 30, दोनों के दो संख्याओं के मध्य में आएगा ही नहीं, पहली बात इसलिए कह रहे हैं 30 किसके मध्य में आएगा। तो अगर बेसिक करते हो तो भी चेक कर लेते हैं। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4, फिर x+5। इनका भैया ये कह रहा पांचों 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 औसत है और 3 से मल्टीप्लाई कर दो 90। देखो डिवाइड होता है, क्योंकि उससे नहीं आ रहा है, इससे देखो। तो 1 2 3 4 5 6 ना, 1 2 3 4 5 6x प्लस कितना 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बराबर कितना 30, 30 नहीं 90। तो 6x बराबर कितना हुआ भाई, ये इधर जाएगा 75। x बराबर कितना हुआ 75/6, तो 6 कम 6, 6 दुनाई 12 ना, 6 दुनाई 12 नहीं, 6 कम 6, 6 दुनाई 12, 3, 6 पंचे 30, यानी x की वैल्यू 12.5। अब x की वैल्यू 12.5, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या अगर माने जोड़ेंगे तो 12.5, ये पहली संख्या, दूसरी 12.5, मतलब डेसिमल नंबर में आए तब, तो सबसे बड़ी संख्या 12.5 और प्लस 5, यानी 17.5 होगी। यहाँ ये भी ऑप्शन नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है भैया, क्या कर रहे हैं बताइए, सही है? हाँ सर, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हमने जैसे कहा ये कॉन्सिक्यूटिव हो सकता था, अगर कॉन्सिक्यूटिव वैसे हुआ, लेकिन हमने कॉन्सिक्यूटिव नहीं बेसिक से सॉल्व किया। भाई बेसिक सॉल्व किया तो आना ही चाहिए ना, तो ये आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन में कुछ भी नहीं है भाई। तो सबसे बड़ी संख्या 6 क्रमागत में नहीं बता सकते हो आप, बता सकते हो नहीं ना, ठीक ठीक ठीक, यस या नो? तो नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकते। चलिए इसको देखो, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 और 56 अंक पाए, कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे में कितना? वाह 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 भैया, प्रत्येक 100 का है, पहला 100 का है, दूसरा 100 का है, तीसरा 100 का है, यानी कुल 300 भैया पूर्णांक हुए अधिकतम, यानी 300 में से आपको लाना 75%, मतलब टोटल कुल प्राप्तांक, मतलब कितना पाना है, प्राप्तांक कितना लाना है भैया, प्राप्तांक का मतलब कितना पाना है, 300 का 75% पाना है, कितना होता है ये, यानी 225 अंक पाना है। कितने? 225, यानी 300, तीनों में 300 पूर्णांक है और उसका 75% आपको लाना है, यानी आपको 225 अंक लाना है। उसने कहा भैया पहले 2 प्रश्न पत्रों में, पहले में 72 लाया, दूसरे में 56 लाया, यानी दोनों में मिलाकर और प्लस 30, यानी पहले दूसरे और तीसरे में मिलाकर 225 सही है, यानी पहले दोनों में 8 7 5 12 128 लाया है, दोनों में मिलाकर 128 लाया, तो तीसरे में कितना? तो इसका मतलब
कुल तीनों में से जितना लाना था उनमें से दोनों का घटा दोगे तो आ जाएगा ना। कहोगे हाँ सर 15 में 8 गया 7 हुआ, 2 यानी 11 में से बोलोगे ना, 11 में से 2 गया 9, 97 यानी 97 97 अंक भैया तीसरे में लाएगा बढ़िया, तभी जो है वो क्या होगा, तभी वो जो है ध्यान समझिएगा, तभी वो 225 लाएगा। बताओ कोई डाउट है? कहोगे कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है सर, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो इस एक जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग बनने का मतलब एक ट्रिक अच्छा है, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, जैसे आप देखते होंगे ना किसी का स्क्वायर निकालने हैं, लास्ट का 2 डिजिट जो है वो किसी न किसी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का। जैसे पहला तो ट्रिक ये है, नहीं बनेगा तो फैक्टराइज करोगे। जैसे अगर 21 में 5 जोड़ोगे 26 हो जाएगा, क्या 26 किसी का स्क्वायर होता? नहीं। 6 जोड़ोगे 27 हो जाएगा, किसी का होता लास्ट में? नहीं। 8 जोड़ोगे 29, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, और यानी ये पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी है। हाँ जैसे 4 जोड़ोगे, ध्यान दोगे, अगर आप 4 जोड़ोगे तो 680, 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, तो लास्ट में 25 यानी किसी न किसी के स्क्वायर में आएगा। लेकिन हाँ 8 भी होता 29 के स्क्वायर में आता है, लेकिन ज्यादा कम यानी 6806 है, तो इसका मतलब कंफर्म है ये 4 जोड़ना पड़ेगा आंसर। जरूरी थोड़ी है इसमें क्या जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी अंडर रूट निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब यही होगा। मुझे लगता है कि टफ नहीं है, ये आ जाएगा। चलो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहाँ डाउट है भाई, ये कितनी बार सॉल्व किया। 8 का सीपी 9 के विक्रय मूल्य 9 एसपी के बराबर है। एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मानोगे, विक्रय मूल्य एसपी। 8 का सीपी 9 के एसपी के बराबर है, तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकल आता था, बेसिक से बिल्कुल कर रहे हैं, यानी 9:8। यहाँ सीपी 9 हुआ, एसपी 8 हुआ, तो कंफर्म क्या होगा भैया, लॉस होगा। कितने का? 1 का। सीपी हमारा कितना? 9 × 100, तो लॉस का मतलब 9 × 9 × 9 1/9, यानी 11 होल 1/9। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर ये इतना आसान क्वेश्चन में इसमें क्या डाउट होगा। क्लियर ना, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लोगे। कहोगे यस। चलो नेक्स्ट, 500 बिक्री मूल्य अंकित पर एक सोफा सेट को 4% छूट पर बेचने पर व्यापारी 20% लाभ प्राप्त करता। लागत मूल्य बताइए, बहुत बार आपको बताए थे। मार्क प्राइस है, डिस्काउंट बाद बेचा, और उसने खरीदा था, उसने 20% लाभ को सोफा पर बेचा। कहोगे हाँ, और जो बेचा है डिस्काउंट करके बेचा, कितने में? 4% का डिस्काउंट दिया है, और इसका एमआरपी आपको कंफर्म है सोफे का 5000 रुपये। कहोगे ये सर बहुत बार सॉल्व किए हैं। देखो भाई 5000 एमआरपी है, 4% डिस्काउंट देगा, यानी 96% में बेचेगा। अगर आप 5000 को 96/100 से गुणा कर दो, या ये भी बोल सकते हो 5000 का 4%, तो 5 चौक 20 यानी 200 घटा दो, तो यानी 4800 में बेचेगा। चाहे यहां करो, कुछ लोग ऐसे करेंगे, यानी 5 छक 30 हुआ, 5 9 45 और 3 48। हमें कंफर्म है कि डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर आसान हो तो, यानी 5000 का 4% डिस्काउंट दिया, यानी 5000 का 4% का मतलब 200 डिस्काउंट दिया, तो 200 डिस्काउंट का मतलब 5000 वाली चीज को 4800 में बेचा, या 4% का मतलब 96 पर बेचा, यानी 4800 में बेचा। अब आप बताओ किसी वस्तु को 4800 में बेचते हैं ना, और 20% का लाभ हुआ, खरीदें कितने में? तो आपको पता 20% प्रॉफिट के लिए हम कैसे, चाहे 100 से चाहे रेशियो से दोनों मानते थे। 20% प्रॉफिट का मतलब अगर 100 में खरीदेंगे 120 में बेचेंगे, तो 120 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू निकाल लो। तो भाई विक्रय मूल्य दिया है, 20% लाभ पर बेचेंगे, क्रय मूल्य को 20% बढ़ा दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हाँ सर यानी 120 की वैल्यू दिया, 100 निकालना है, तो 12 चौक 48 यानी 4000 रुपए में। इसका मतलब भैया 4000 में सोफा पड़ा था, 20% लाभ पर 4800 में बेचा, और 4% डिस्काउंट दिया होता तो 5000 एमआरपी होती। 4000 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है? यस या नो, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए सर डाउट है या नहीं डाउट है। वेरी गुड, चलिए इसको बताओ। सब आसान है। आज हम लोग सिर्फ और क्वेश्चन को ध्यान दे रहे हैं, कोई भी ऐसा तो बातें नहीं भाई। 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 9000, 10500 का निवेश करते हैं। यस सर। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में इतने का लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा? एक चीज ध्यान दो, आपको हमने कितनी बार बताया था भाई, 2 या 3 लोग, मतलब अगर 2 व्यक्ति हैं, 2 की बात करें, अगर पहला व्यक्ति जितना पैसा जितने समय के लिए लगाएगा, दूसरा व्यक्ति जितने समय के लिए लगाएगा, वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। और अगर ये भी ध्यान दो कि इतना का लाभ बांटना है, अगर ये ध्यान दो, ये तो डायरेक्टली दे दिया गया है, टाइम नहीं दिया, टाइम दोनों का बराबर है, और कह रहा कि इसी का मतलब लाभांश को बांटना पूंजी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लो। पहले देखा में 15 छक्का 90, 15
105। यानी हमें पता है निवेश का लाभांश यानी निवेश का अनुपात 6-7 है। जो निवेश का अनुपात होगा समय बराबर होगा तो वही लाभांश का अनुपात होगा, यानी प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये इसका प्रॉफिट, ये इसका, तो कुल प्रॉफिट 6500 दिया है यानी 7 6 13 की वैल्यू दिया है। और द्वितीय व्यक्ति को यानी 7 की वैल्यू, भाई दूसरे यानी बी को कितना, दूसरे व्यक्ति को बी, तो दो साझेदार है, पहला ए मान लिया दूसरा बी, तो 13 5 65, 7 5 35। ये तो चुटकियों वाला आंसर था। पार्टनरशिप में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो जब समय बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट यानी जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ का अनुपात यानी 6-7 में कन्वर्ट हो गया। तो 6 पहले वाले को, 7 दूसरे वाले को, 7 6 13, 13 भाग की वैल्यू 650 मतलब 6500। तो भाई दूसरे भाग यानी 7 की वैल्यू सॉल्व कर लोगे 3500। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं, आसान है, बस थोड़ा सा देखना था। इसको बताओ। रवि तथा अजय एक साथ ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चार नहीं चाल होगी भाई। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। अजय स्थान बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि के एक स्थान पर मिलता है जिसकी स्थान बी से दूरी 12 किलोमीटर। रवि की चाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। जैसा कह रहा भैया आपके रवि साहब, यहां रवि साहब ध्यान दीजिए, रवि तथा अजय एक साथ स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 60 किलोमीटर स्थित यहां बी यानी बी पॉइंट है के लिए रवाना होते। रवि की चाल अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। रवि अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम है ना। तो कह रहा देखिए इतना, रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर लेस देन अजय। तो रवि और अजय, तो रवि की अजय से कम है। भाई अजय साहब x किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगे तो रवि साहब x - 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम चलेंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, अजय साहब स्थान बी पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है तथा रवि से एक ऐसे स्थान पर मिलता है जिसकी स्थान बी से दूरी 12 किलोमीटर। या वाह वाह वाह, मतलब ध्यान समझिए, मतलब जो है अजय साहब गए बी पॉइंट पर और फिर मुड़ गए और इस पॉइंट पर वो किससे, रवि साहब से मिलते हैं। और हमें पता है जहां से मिलते हैं स्थान बी से दूरी 12 किलोमीटर है। कहोगे यस सर समय बराबर है। आप ये बोल सकते भैया अजय साहब 60 किलोमीटर गए और 12 किलोमीटर और आए। अजय साहब 72 किलोमीटर चल चुके हैं। रवि साहब कितना, सिर्फ यानी 60 यानी यहाँ पे 12, भाई 60 में 12 कम कर दो 48, यानी जितने समय में रवि साहब 72 किलोमीटर जाते हैं उतने समय में अजय साहब 72 जाते हैं, रवि साहब उतना 48 किलोमीटर जाते हैं। तो समय बराबर है। समय बराबर का फॉर्मूला क्या होगा? समय बराबर का मतलब हुआ कि d1s1 इक्वल टू d2s2। मतलब पहली दूरी, अजय के लिए दूरी कितनी है सर? 72 किलोमीटर की दूरी किस चाल से, x किलोमीटर की स्पीड जाते हैं। रवि साहब 48 किलोमीटर जाते हैं x - 4 की स्पीड से। बस यही तो सॉल्व करना है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि चाहे यहां डायरेक्टली सॉल्व कर लो कि जो इनके दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, ये भी कह सकते हो, चाहे बेसिक से ये कर लो। तो सॉल्व करोगे भैया तो 12 छक बात नहीं, 24 3 72, 24 दूना 48, डायरेक्टली 3x याद करो -12 बराबर 2x इतना। तो x इधर लाओ जाओगे ना भाई, x इक्वल टू कितना, 12 किलोमीटर। 12 किसका, अजय साहब की। अजय साहब 12, रवि साहब 12 से कम 4 यानी 8 किलोमीटर आपके रवि साहब हुए। अजय आ गया, x की वैल्यू 12 आ गई। और चाहे ऐसे करो भाई कि हमें पता है अजय साहब 72 किलोमीटर जाएंगे, रवि साहब 48 जाएंगे, तो 3:2 अनुपात का होगा, उनके चालों में अनुपात होगा। दोनों के चाल का अंतर, एक की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है तो 3 की वैल्यू 12 किलोमीटर। अजय साहब की स्पीड 12 किलोमीटर और रवि साहब की स्पीड 8 किलोमीटर। चाहे बेसिक्स करो चाहे रेशियो से, समय बराबर है, ये आपको ध्यान समझना होगा। बिल्कुल आसानी से बता दोगे। कहोगे वाह सर बिल्कुल दोनों तरीके पता है। चलो इसको बताओ। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 मिनट भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप 20 मिनट खाली कर, 3 खाली। यदि खाली टंकी है तो 3। अरे भाई कितनी बार आपको पाइप सिस्टम ने बताया होगा। ये 15 घंटे में भरने के लिए प्लस कर दो, और आपका दूसरा पाइप बी मान लो वो 12 घंटे में भरता है तो ये भी 12 घंटे मान लो, जबकि तीसरा पाइप सी मान लो वो 20 घंटे में पूरी टंकी खाली करता है तो -20 मान लो।
तो भरने और खाली करने का यानी जो टाइम दिया होगा उसका ऑलवेज एलसीएम लोगे, 15 12 और 20 का एलसीएम 60, यानी 60 लीटर टंकी कैपेसिटी है तो 15 चौका 60, 4 लीटर 1 घंटे में ए भरेगा, 12 पंचे 60, 5 लीटर बी भरेगा, और भैया सी 20 तिहाई 60 यानी 3 लीटर पर घंटे खाली करेगा। कहोगे हाँ सर, तो इतना तो हमें पता है, कैपेसिटी पता है और कितना ए बी सी भर सकते हैं, खाली कर सकते हैं वो पता हो गया। फिर क्या करना सर, तीनों एक साथ खोल दिया जाए भैया, ए बी और सी तीनों एक साथ खोल दिया जाए, ए बी सी, तो ए भरेगा, बी भरेगा और सी खाली करेगा। तो ना यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइप खोल दिया तो कितने भर जाएंगे, तो भाई 60 भरना, 60 लीटर तीनों करेंगे, 5 4 9 9 - 3 6, तो भाई अगर एक ए भरेगा 4 लीटर 1 घंटे में, बी भरेगा 5 9 भरेगा और सी 3 खाली कर देगा, 1 घंटे में रिजल्टेंट 6 लीटर ही भरेगा। तो 60 को कितने घंटे में भैया, 10 घंटे में। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये तो बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर कहोगे। यस सर, वेरी गुड। बताओ कंफर्म? यस। इसको बताओगे आप लोग, इसका मान क्या होगा? ये तो डिवाइड करना, डिवाइड कर दो, ऐसा दिया कि हमें लगता है कट जाना चाहिए। 1002 डिवाइड बाई कितना, 20 0 4, याद करो ये 2 0 यहाँ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 1002 का डबल दो, यानी इसका देखो ये 1 होगा, इसका ये 2 गुना है, ये 100 यानी ये 50 आ गया ना। तो भाई 3034 में से 50 घटाना तो है, यहाँ 4 आएगा, 3 में से 5 गया कितना, -2 का मतलब 8 हो गया, यहाँ पे कितना -1 का मतलब 9, यहाँ पे 2, 2984। यस, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कोई डाउट है? कुछ डाउट नहीं था सर, 1002 डिवाइड बाई इतना देखने में लग रहा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, इसका डबल है तो बस 50 आ गया, सॉल्व कर दिया। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। यस, यानी 19 क्वेश्चन हमें लगता है आप सक्सेसफुली सॉल्व कर ले। आज किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं हुआ होगा, हमें पूरा उम्मीद है, और डाउट नहीं हुआ एक बार जरूर लाइक शेयर करिए। और भाई और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, यानी सामान्य अध्ययन की बुक चाहिए या सभी अलग अलग स्टेट लेवल में जो भी क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का आएंगे, तो आप जाएंगे कहाँ पर, 7007734525 यानी हेल्पलाइन नंबर है। और वहां से दूसरा कांस्टेबल की भाई 2 ही 3 4 दिन एग्जाम बचे हैं, तो कोशिश करिएगा कि बिल्कुल एक बार जो है जो 10 मॉडल पेपर बिल प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, 5 सॉल्व पेपर, ये जरूर सॉल्व कर लीजिए। इसके साथ ही फ्री में भी है, फ्री में मतलब ये हुआ कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपको पता डेली भाई शाम को 7 बजे मिलेंगे, सभी अपने दोस्तों को ले आइए। और ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एएलपी की, चाहे एसएससी, चाहे सीएचएसएल, जो एग्जाम्स आने वाले होंगे रिसेंटली हम उसका मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। बाकी जो आप कहोगे वो जो है हम जो है उसका प्रॉपर डीप में वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो डेली शाम को 7 बजे बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ेंगे। जो नहीं भी जुड़ पाते हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो डेली के डेली हम शाम को 7 बजे रहते हैं, और प्लेलिस्ट में रहेगा पिछला, आप सारे मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट समय फिर से मुलाकात होती, तब के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।